गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर हम देखें आज हम जो बात करेंगे, आज हम करेंगे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे। अभी तक हम ये कर रहे थे कि दो वेक्टर हैं हमारे पास और दो वेक्टर से हम एक वेक्टर रिजल्टेंट निकाल रहे थे। आज हम ये देखेंगे कि एक वेक्टर को हम कैसे तोड़ सकते हैं। मतलब आज हम बात करेंगे वेक्टर रेजोल्यूशन की। किसके? वेक्टर रेजोल्यूशन कि एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में कैसे तोड़ें। अभी हम देखेंगे केवल दो वेक्टर को दो वेक्टर में कैसे तोड़ें, और उसका भी एक स्पेसिफिक देखेंगे कि वो दोनों जो कंपोनेंट रहेंगे जिनमें हम तोड़ेंगे वो परपेंडिकुलर रहेंगे। वो कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आज हम बात करते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन की। ठीक है, वेक्टर रेजोल्यूशन। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर ये रहा, मान लिया हमारे पास वेक्टर क्या है, ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है। ठीक है, अब हम इससे देखो ये कितने वेक्टर का रिजल्टेंट हो सकता है। ये इन्फिनिटी ऐसे टू वेक्टर्स होते हैं जिनके रिजल्टेंट ये हो सकता है। भाई अगर हम देखें कि जैसे कि दो वेक्टर होते हैं उनसे उनका रिजल्टेंट कई हो सकता है ना, एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ये भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे दो वेक्टर बनाए जा सकते हैं जिनका रिजल्टेंट ये हो सकता है। देखो एक तो ये हो गया, ऐसे हम दो वेक्टर बना दें, ठीक है, तब भी इसका रिजल्टेंट ये आ सकता है। अगर हमने इसे ऐसे बना दिया तब भी इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये आ सकता है। ठीक है, हमने ऐसे बना दिया लेकिन ये बड़ा कर दिया फोर्स, तब भी इसका रिजल्टेंट ये आ सकता है। तो मतलब एक वेक्टर को एक ही प्लेन में जिसमें ये बना हुआ है, जिस प्लेन में ये वेक्टर है उसी प्लेन में ऐसे बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं जिनमें से दो हम पिक करें और उनका रिजल्टेंट ए आ जाए। लेकिन अभी हमें देखना है, अभी हमें स्पेसिफिक देखना है कि अगर हम ए की बात करें, जैसे कि ए हमारा अगर कोई वेक्टर है तो इसे हम वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तोड़ दें। मतलब हम क्या करें, इसे वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तोड़ दें। ये लो, ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट मान लिया मैंने ए एक्स मान लिया है। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या मान लिया? ए एक्स मान लिया है, और ये कंपोनेंट मान लिया मैंने वाई। ये कंपोनेंट क्या मान लिया मैंने? ये कंपोनेंट मैंने मान लिया वाई। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? मान लिया ये एंगल आपका क्या है? थीटा है। ए एक्स से ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसे हम ए वाई मान लेते हैं। मतलब ए एक्स और ए वाई ऐसे दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट क्या है? ए है। तो ये एक्स और ये वाई क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये दो वेक्टर जो आपको मिलेंगे, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई, ये क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और ए की हेल्प से और थीटा की हेल्प से इन दोनों को हम पता भी कर सकते हैं कितना क्या होगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ें। अगर हम देखो, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल, वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ आपका। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा आपका इधर एक ये हो गया। ठीक, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा भाई, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, और जितना ये उतना ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब अगर हम ये ओ मान लो, आप ये ओ मान लो, ये एम मान लो, ये एन मान लो, और ये पॉइंट पी मान लो। ठीक है, अगर हम इन ट्राइंगल ओ पी एम में बात करें, ओ पी एम में अगर हमने ये एरो डिनोट किया है, तो ये जो ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जिसकी इतनी लेंथ होगी, जितनी इसकी लेंथ होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितनी इसकी यहाँ से लेंथ होगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, ये हमने पहले भी बात की है लेकिन आज थोड़ा सा तरीका चेंज होगा और ये आगे तक जाएगा। पैरेललोग्राम में भी हमने यही किया था। ठीक है, चलो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपना क्या है? ए एक्स, और हाइपोटेनस क्या है? ए। तो यहाँ पे ए एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हम देखें साइन थीटा, अगर हम यहाँ पे निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वाई अपॉन ए। तो ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा।
तो ये दोनों क्या हो गए, ए एक्स और ये वाई, ये क्या हो गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब इसकी डायरेक्शन भी हम बना सकते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्शन आई मान लें, जैसे हमने एक्स वाई जेड में मानी हुई है, वो भी देख लेते हैं। तो ये एक्स और ये वाई आपके क्या हो गए, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए किसके, वेक्टर ए के, ठीक है ना। तो अगर हम ए इज इक्वल टू लिखना चाहें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए जो रिजल्टेंट है वो किसका है, ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट है, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। विश्वास ना हो तो वैल्यू रख के देख लो, ए ही मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रिलेशन होता है आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बीच और एक्चुअल जो आपका वेक्टर है। ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं सारे, ये क्या है, मैग्नीट्यूड हैं। तो ए एक्स और ये वाई क्या हो गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें क्या डायरेक्शन भी तो बतानी है, ए की डायरेक्शन ये है, ए एक्स की डायरेक्शन ये है और ए वाई की डायरेक्शन ये है। ऐसे ही हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था ना कि किसी भी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वो क्या डिनोट करता है, केवल डायरेक्शन डिनोट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में भी हमने यूनिट माने हुए यूनिट वेक्टर। अगर जो हमारी एक्स एक्सिस है उसमें यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आपका क्या, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आपका आई। जैसे यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वो वेक्टर अगर हम देखें तो आई हो जाएगा, ठीक है, आई कैप, ऐसे कैप लगा देते हैं हम, ठीक है। वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई आपकी, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे, ठीक है। और जेड डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जेड डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर होता है, ये जेड एक्सिस हो गई आपकी, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को हम एक्स बाई मतलब एक्स बाई में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ए को किया था। अगर हमने जो अभी लिखा था, जो हमने पढ़ा है इससे पहले, हमने क्या कहा था कि भाई ये ए है वेक्टर, ठीक है, और इसे हमने दो कंपोनेंट में ए एक्स और ए वाई में हमने लिखा है। तो ये आपका ए एक्स था और ये आपका ए वाई था, है ना। और ए एक्स इज इक्वल टू क्या मिला था आपको, ए एक्स इज इक्वल टू मिला था हमें ए कॉस थीटा, ठीक है, और ए वाई इज इक्वल टू क्या मिला था, ए साइन थीटा। अगर अब हमें वेक्टर ए को इनके टर्म में लिखना है तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन लिखानी पड़ेगी, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई। और वाई डायरेक्शन अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, जे। अब ये वेक्टर फॉर्म में हो गए, पहले ये मैग्नीट्यूड थे, अब क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ये ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम, और थोड़ी और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। एक्स वाई डायरेक्शन का थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। जैसे अभी हमने केवल एक्स का किया है, जेड का तो किया ही नहीं है, ठीक है। मान लिया ऐसे हवा में कोई पॉइंट है, जैसे अगर हम ये देखें तो एक्स तो बाहर की तरफ, ये जेड तो बाहर की तरफ है ना, तो वेक्टर आपका जरूरी थोड़ी है कि इसी प्लेन में हो जिस प्लेन में एक्स वाई है। भाई ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम तीनों डायरेक्शन में हमने मान लिया कोई एक वेक्टर, मैंने क्या मान लिया है, ये मान लिया इस डायरेक्ट बाहर की तरफ है, लेकिन मैं इसे डिनोट कैसे करूँगा, मान लिया ऐसे है तो मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एंगल अगर मैंने माना है अल्फा, यहाँ से एंगल माना है बीटा, और यहाँ से एंगल माना है गामा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये क्या है, 3D में है वेक्टर, ये क्या है, 3D में है, ये मान लिया वेक्टर ए है जो कि 3D में है। तो आई जे के की फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। कैसे, मान लिया एक्स डायरेक्शन में इसका जो है कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में मान लिया ए एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई, और जेड डायरेक्शन में ए जेड।
तब वेक्टर ए इज इक्वल टू कैसे लिखा जा सकता है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ी सी बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, ये तो था हमारे, अभी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा और हमने ये देखा कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं और कैसे हम किसी वेक्टर को उनके टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। जैसे देखो, अगर ये आपका x है, ये आपका क्या है, x एक्सिस है, और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, ये आपका क्या है, x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2। ठीक है, और इसे डिनोट करने वाला वेक्टर मैंने मान लिया ये क्या है, R1 है, और ये डिनोट करने वाला वेक्टर मैंने, इसकी पोजीशन को डिनोट करने वाला वेक्टर मैंने मान लिया R2। आप हेडिंग लिख लेना, पोजीशन वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट को डिनोट करने वाला जो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर विच डिनोट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या फिर पॉइंट की पोजीशन को जो हमें बताता है उसे हम क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, जैसे आप मेरे पास खड़े हो, मैंने पूछा आपका घर कहाँ है, तो आप ऐसे हाथ कर दोगे सर इधर है, तो यहाँ से उस डायरेक्शन में एक वेक्टर बना दो। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे ही मैंने पूछा डस्टर कहाँ रखा है, ये रखा है, तो ये यहाँ से वहाँ, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अगर हम देखें यहाँ से वहाँ तक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो वो क्या हो गया, वो पोजीशन वेक्टर हो गया। समझ में आ गया? तो क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे लिए वो वहाँ है, तो उसकी पोजीशन क्या है, वहाँ है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा यहाँ से वहाँ तक, वही मेरा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं देखूँ तो ये जो पोजीशन मैंने देखी है, ये पोजीशन ऑफ P1 विथ रिस्पेक्ट टू O क्या है, वेक्टर R। ऐसे ही पोजीशन ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, वेक्टर R2। ठीक है, अगर इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं, XY, X1 Y1 है, X1 और Y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके X2 Y2। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं हम इधर, कि हमने क्या किया है कि पहले R1 इसकी वेक्टर, मतलब इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में पता है, हमें इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में पता है, लेकिन मैं कहूँ कि P2 की पोजीशन P1 के रिस्पेक्ट में बताओ, P2 की पोजीशन P1 के रिस्पेक्ट में बताओ, तब कहोगे सर ये रही। ठीक है ना, इसे हमने मान लिया डेल R। ठीक है, तो ये क्या है, डेल R, पोजीशन ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, ये बढ़िया सा पेड़ बना देते हैं, लीजिए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से मैं देखूँ, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लिया 10 मीटर है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है, वो 20 मीटर है। तो पेड़ के रिस्पेक्ट में ये A है और ये B है, तो पेड़ के रिस्पेक्ट में A की डिस्टेंस कितनी, A की पोजीशन क्या है, 10 मीटर इस डायरेक्शन में, B की क्या है, 20 मीटर इस डायरेक्शन में। लेकिन A की, वो B की A के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 10 ही तो होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वैसा ये है कि P1 की पोजीशन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R1 है, P2 का अगर हम देखें R2 है, और डेल क्या है, P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1। एक दूसरे के रिस्पेक्टिव भी तो निकाल पाते हैं हम, सब इसका ही तो खेल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम इसे मिटाते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इन सब के पोजीशन वेक्टर पता है, तो देखो ये x1 क्या है, ये x डायरेक्शन में चली हुई डिस्टेंस, मतलब इसका ये वो कंपोनेंट है x कंपोनेंट, इस वेक्टर का x1 क्या है, x कंपोनेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने देखे थे, तो x1 क्या है इसका, x कंपोनेंट, y1 क्या है, y कंपोनेंट। अरे भाई इधर अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस होगी ना x1, इधर अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस होगी ना y1,
ऐसे ही इसके लिए अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक x2, ठीक है, और यहाँ से इसके लिए अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी y2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर हमें R1 लिखना है तो R1 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था कैसे लिख सकते हैं। x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, I, और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, j। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ अगर हम R1 को लिखना चाहें तो x में कितना चले, x1i, और y में प्लस y1j। तो ये R को हम लिख सकते हैं। क्लियर ना? रिजॉल्व कर लिया भाई R को अगर हम देखें तो, क्योंकि x डायरेक्शन में x1 है और y डायरेक्शन में क्या है, y1। ऐसे ही R2 अगर हम देखें तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2i प्लस y2j। ठीक है जी, हाँ। अब देखो ये सब क्या है, तीनों वेक्टर हैं कि नहीं। अगर हम ट्राइंगल लॉ के हिसाब से देखें, बाय ट्राइंगल लॉ, तो अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमें निकालना है, जैसे मान लिया मैंने R1 और डेल R का रिजल्टेंट हम देखें तो ये होगा कि नहीं होगा, अरे भाई अपोजिट है कि नहीं। ट्राइंगल लॉ क्या कहता था, ट्राइंगल लॉ यही तो कहता था, टू वेक्टर कैन बी डिनोटेड टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट बट इन अपोजिट मैनर। ये देखो ये दोनों इस डायरेक्शन में आ रही हैं भाई, क्लॉकवाइज हैं, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से अगर लिखना चाहें तो वेक्टर R2 इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर R1 प्लस डेल वेक्टर R। तो यहाँ से डेल वेक्टर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R2 माइनस R1। अरे वही तो था, जैसे A की 20 थे, B की पोजीशन 20 थे, A की 10 थी, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो वैसे ही तो इधर है। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1, ये आपकी डेल R। ठीक है ना, तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ P2, ये क्या है, पोजीशन ऑफ P1, ये क्या है, पोजीशन ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डेल R हो गया, ये क्या है, पोजीशन ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1। ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी पोजीशन ऑफ P1, और ये क्या है, ये है आपकी पोजीशन ऑफ P2। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, रख दें वैल्यू, मिटाऊँ मैं इसे, जल्दी से लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो हमें ये मिल गया, और हमें क्या है, हमें वैल्यू भी पता है। हमें क्या पता है, हमें R1 और R2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, R1 और R2 की अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे ये रख दो, यहाँ पे ये रख दो, डेल R की वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई के टर्म में। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस वैल्यू रख देता हूँ आपका। तो देखो डेल R इज इक्वल टू क्या था, डेल R इज इक्वल टू था हमारा, क्या मिला था हमें, डेल R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो R1 R2 की अगर हम वैल्यू रखें तो x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। तो यहाँ पे अगर हम देखें i कॉमन ले लें तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। तो ये हो गई हमारी पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसे और लिखना चाहें तो ये डिफरेंस है, इसे हम डेल एक्स आई लिख सकते हैं और इसे डेल वाई जे लिख सकते हैं, तो डेल आर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर। ठीक है ना, आज दो चीज़ें हमने देखी हैं। पहली चीज़ तो हमने ये देखी है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, दूसरी चीज़ हमने ये देखी है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो किसी पॉइंट की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो P1 को कौन डिनोट कर रहा है, R1, और P2 को कौन डिनोट कर रहा है, R2। तो ये पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में है,
ओ के रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर हमें P2 की पोजीशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू P1 तो डेल आर, और वो निकालेंगे कैसे? अगर सीधे वेक्टर गिवन होंगे वैल्यू के ये भैया 4 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर, तो सीधे निकाल देंगे सब्ट्रैक्ट करके ये वाला फॉर्मूला लगा के। अगर एक्स वाई जे आई जे के फॉर्म में दे रखी है, आई जे के फॉर्म में जो कि यूनिट वेक्टर हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तो हम ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2D में देखा है, ऐसे ही 3D में होता है सिमिलरली। 3D में बस एक टर्म और आ जाएगा Z2 माइनस Z1 इंटू के। ठीक है, तो वो फॉर्मूला और लिख लेते हैं। ये 2D की बात हो गई। इन 3D अगर हम देखें तो ये भी लिख लो जल्दी से, इन 3D तो डेल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल जेड के। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना ये सारी चीज़ें, और जो समझ में नहीं आया रिवर्स करके ज़रूर देखना वीडियो। ठीक है, पीछे जाओ थोड़ा सा, अगेन देख लो, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।